हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का यूपी बोर्ड साइंस चैप्टर नंबर 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। तो पहला प्रश्न दे रखा है, भौतिक परिवर्तनों में ऑप्शन नंबर आ है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। दूसरा है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नया पदार्थ बनता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको मालूम होता है जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें जो पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहली बात तो। दूसरा है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये सही है। तो जो सही था वही छांट के हमको लिखना था। नया पदार्थ बनता है क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन की बात कर रहा है, तो सिर्फ उसके भौतिक रूपों में गुणों में ही परिवर्तन होगा, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। और इसमें लिखा है कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये भी गलत है। कुछ परिवर्तन ज़रूर होते हैं लेकिन उसके भौतिक गुणों में होते हैं, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर खा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। पहला ऑप्शन दे रखा है, कोयले को पीसकर पाउडर बनाना। तो यह भौतिक परिवर्तन हो, ये तो आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम जब कोयले को पीसते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे कि अपने हाथों से पीस सकते हैं या मशीन द्वारा पीस सकते हैं, तो ये आपको दिख रहा है भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है, कागज़ के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है, कागज़ का जलना। तो जहाँ पे जलने वाली की क्रिया होती है वहाँ पे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, कागज़ का जलना। और यहाँ पे होगा लास्ट वाला, कांच की बोतल का टूटना। ये भी आपका एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उन खाली स्थान पे हमको सही आंसर लिखना है। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, गर्म करने पर लोहे का लाल होना कैसा परिवर्तन है। तो हम जब गर्म करते हैं तो लोहे का जो लाल हो जाता है कैसा है, भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि गर्म करने के बाद उसके बाद ठंडा होने के बाद पुनः वो उसी कलर में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह आपका भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के क्या चेंज होते हैं, भौतिक गुण बदलते हैं। सिर्फ जो भौतिक परिवर्तन होता है तो उसके भौतिक गुण ही बदलते हैं। बल्ब का जलना कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। आप देखते हैं बल्ब जलता है, उसके बाद बुझ जाता है, फिर एज इट इज़ उसी फॉर्म में आ जाता है। तो कह सकते हैं बल्ब का जो जलना है वो कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। चीनी गर्म करना कैसा है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जब चीनी को गर्म करते हैं तो पिघल करके फिर उस फॉर्म में नहीं आती है, वो पिघल करके दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका ये रासायनिक परिवर्तन है, या किसी से अभिक्रिया करके कोई चीज़ और भी बना सकती है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। यानी जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है कहीं ना कहीं उसमें एक नए पदार्थ बनते हैं या उत्पाद बनता है, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 3, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं। पहला प्रश्न दे रखा है, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम चाकू को काटते हैं तो फल और चाकू के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, जो कि घर्षण बल के अधीन आता है। दूसरा है, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो आपको मालूम है कि जो परिवर्तन होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मान लीजिए आपका रॉकेट उड़ रहा है तो क्रिया प्रतिक्रिया के कारण उड़ रहा है, तो कोई ना कोई परिवर्तन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर का, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। तो बिल्कुल सही है, जो चावल हमारा है उसका जो पकना है वो कैसा है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा।
मोमबत्ती का जलना भी कैसा, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि मोमबत्ती को जो जलाते हैं तो उसका जो मोम होता है वो धीरे धीरे पिघल के ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा वो हम उसको फिर से उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जल के ख़त्म हो गया, उसका स्वरूप चेंज हो गया। तो इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। इसके सामने लगाएंगे गलत का निशान। कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कागज़ को जलाएंगे तो वो जल जाएगा और ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी यहाँ पे कुछ है प्रक्रम दिए गए हैं, उनमें होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में उसको क्या करना है, आपको वर्गीकृत करना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कोयले का जलना, दूसरा है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीसकर उसको पतला करना, तीसरा है भोजन का पाचन, चौथा है जल में शक्कर को घोलना है। तो कौन से रासायनिक परिवर्तन इसमें है और कौन से भौतिक परिवर्तन है, उनको छाट के अलग लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन, पहले हेडिंग डाल लेंगे। रासायनिक परिवर्तन में देखेंगे जो कोयला हमारा होता है जल के राख हो जाता है, कहीं ना कहीं इसका स्वरूप है जो है वो चेंज हो गया। तो हम देखते हैं कोयले का जलना कैसा है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। दूसरा है भोजन का पकना, जब हम भोजन पकाते हैं तो पकने के बाद उसका स्वरूप चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम के टुकड़े को पीसकर उसको पतला बनाना, तो एल्युमिनियम तो ही रहा, बस उसके जो स्वरूप जो उसका पहले स्वरूप था वो कैसा चेंज होकर के थोड़ा सा पतला हो गया, यानी उसकी जो साइज था चेंज हुआ बस। तो कहीं ना कहीं इसका भौतिक परिवर्तन उसी प्रकार रहा है, उसके अणु सेम टू सेम रहे हैं, अणु में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो हमारे एल्युमिनियम को टुकड़ों को पीसकर पतला बनाना किसके अंतर्गत आएगा, वो आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर खा, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे कच्चे आम का पकना आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार आम के पकने के बाद दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो आम का पकना होता है कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। उत्तर में लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखे। यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है उसको हमें एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे बताना है। उत्तर में देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सके। यानी कि कोई परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के फलस्वरूप उस पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर ले तो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि बल्ब का जलना, जल रहा, कुछ देर लाइट जली गई, उसके बाद फिर से बल्ब उसी फॉर्म में है, यानी कि जल के ख़त्म नहीं हो गया, उसी फॉर्म में पुनः है वहाँ पे, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। भौतिक परिवर्तन कहलाता है इसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे कि लोहे और गंधक के चूर्ण को मिला देना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चुंबक की सहायता से लोहे के चूर्ण को उसके मूल रूप से पृथक किया जा सकता है, अथवा इस मिश्रण को पानी में डालकर लोहे का चूर्ण तली में बैठ जाएगा और गंधक तैरता रहेगा। इस प्रकार गंधक को भी मूल रूप में मिश्रण से अलग किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप देख रहे हैं जो हमारा पदार्थ था, जब उसको हम मिलाएं तो दोनों को हम फिर से अलग छाट कर निकाल लिए। तो यही होता है जो भौतिक परिवर्तन होता है, उसमें हम फिर से मूल अवस्था में पहुंच जाते हैं। बात करते हैं अगर रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है या अस्थायी होता है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं, जैसे कि लोहे और गंधक के चूर्ण से बने लोहे को गर्म करने के बाद जो नया पदार्थ आयरन
सल्फाइड बनता है उससे पुनः लौह चूड़ या गंधक चूड़ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार इस पदार्थ चुंबक आकर्षित नहीं कर सकता है और पानी में डालने पर नया तो जो पानी में डालते हैं तो जितने भी समस्त पदार्थों के होते हैं वो डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो रासायनिक परिवर्तन होता है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, इसको हम पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। अगर एक बार रिएक्शन हो गई, एक बार रासायनिक क्रिया हो गई तो वो उसी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, दोबारा हम उसके मूल स्वरूप में नहीं ला सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। तो ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला यहाँ पे दे रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या होते हैं, ये परिवर्तन हमारे ऊष्मा अवशोषित करने वाले होते हैं। अगर हम इनको क्रिया कराते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। दूसरा यहाँ पे दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि ऊष्मा अवशोषी होता है। प्रश्न नंबर अगला है क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे। तो उत्तर में लिखेंगे किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि, फिटकरी का 2 चम्मच चूर्ण लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएं, उसे खूब अच्छी तरह घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इसमें एक छोटा साखी लेकर उसमें धागा बांधकर आधे कप में डुबो कर छोड़ दें। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर पुनः हम फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो उत्तर में लिखेंगे दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध को जमने के बाद जो दही प्राप्त होती है वह रंग, रूप, आकार तथा गुण में दूध से भिन्न होता है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूध का दही में परिवर्तन जो होता है एक स्थायी होता है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो दूध से दही बन रहा है उसको पुनः हम दूध के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, और इसका जो आप देखते हैं रूप, रंग, गुण जो भी होता है सब कुछ चेंज हो जाता है, और ये एक स्थायी परिवर्तन होता है। दोबारा इसको हम दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो दूध से दही बनने के लिए क्या आपकी बैक्टीरिया सहायक होती है। बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, लैक्टोबैसिलस। प्रश्न नंबर 7 है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल किस प्रकार बना सकते हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें यानी कि H2SO4 का, ठीक है, कुछ बूंदें डालनी है। जल को गर्म करें, जब यह उबलना आरंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल दें। जब उस पानी को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जब ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालेंगे और चम्मच की सहायता से घोलते जाएंगे। उस चूर्ण को डालते जाना है, चम्मच की सहायता उसको घोलते जाना है। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। जब यह घुलना बंद हो जाएगा एक ऐसा समय आएगा जिसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। मान लीजिए कोई बर्तन लिया, बर्तन में हमने क्या हुआ कि पानी था, पानी में हमने चीनी घोलना शुरू किया, घोलते घोलते ऐसा टाइम आएगा चीनी डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, ऐसा टाइम आएगा चीनी घुलना बंद हो जाएगा। जिस समय चीनी घुलना बंद हो जाता है उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन, यानी कि वो उससे ज़्यादा चीनी नहीं घुलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी किया गया है। हमने कॉपर सल्फेट को चूर्ण को डालते गए, चम्मच से हिलाते गए, घोलते गए, ऐसा समय आया कि वो जो कॉपर सल्फेट हो गया, घुलना बंद हो गया। तो उसके बाद हम क्या किए, उसको एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। बीकर को स्थिर स्थान पर रख देते हैं, ध्यान रहे वह हिले डोले नहीं। कुछ समय या दिन उपरांत देखेंगे आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल
बीकर तली में दिखेंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन को एक उदाहरण है। जो क्रिस्टलीकरण है हमारा एक भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 8 है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम नींबू के रस में खाने का जो सोडा डालते हैं तो उसमें से बुलबुला निकलता है। तो ये पूछा गया आपसे ये किस प्रकार का परिवर्तन है और इसको हमको समझाना है। तो आइए देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नींबू का रस और अम्ल और खाने का सोडा प्रतिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे एक रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से समझाया जा रहा है कि सबसे पहले क्या किया हमने, नींबू का रस ले लिया जिसमें होता है साइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक अम्ल होता है। खाने का सोडा जो होता है आपका सार होता है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया H3C6H5O7। इसके बाद ये रिएक्शन होने के बाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 3 टाइम्स CO2 बना, प्लस आपका जल बना यहाँ पे H2O 3 टाइम्स। उसके बाद लवण हो गया आपका यहाँ पे Na3C6H5O7। तो आपको मालूम है इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ और एक नया पदार्थ बना। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।